हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। JOIT 939 कंप्यूटर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट डे 1 तैयार हैं आप लोग आज के सेशन के लिए। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई होगी, क्योंकि एग्जाम में एक महीना अभी भी लेफ्ट है। तो आप लोग ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि आपकी तैयारी क्या एग्जाम से रिलेटेड अप टू दी मार्क है या फिर नहीं। तो आप बिल्कुल एनालिसिस कर पाएंगे इन सेशंस के द्वारा अपने लेवल को, और एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल को टच करते हुए इन मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि JOIT 939 का कंप्लीट बैच भी चल रहा है, जो कि लाइव टाइमिंग्स हैं 8 PM पर डेली। तो अगर आप भी यहाँ पर हमारे साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइव सेशंस में आप कनेक्ट हो सकते हैं। लाइव सेशंस में अगर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, यानी वही सेशन रिकॉर्डेड मोड में भी आपको मिल जाएगा, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, कंप्लीट MCQs पर बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इसका मतलब कि अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो इसके बाद कोई बुक या कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। प्लस इस बैच की खास बात भी है कि हर मंडे को यहाँ पर टेस्ट भी होता है, जो कि सेम एग्जाम वाली फीलिंग के साथ होता है, विद टाइमर एंड अप टू दी मार्क, जहां पर लास्ट में आंसर्स को डिस्कस किया जाता है, स्टार्टिंग में टेस्ट लिया जाता है, फिर जो आपकी क्वेरीज होती हैं उनको भी सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पर इस लेवल से पढ़ना चाहते हैं, PDF भी यहाँ पर आपको मिलेगी और वीडियोस भी मिलेंगी। कैसे आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। वहां पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, सारी वीडियोस और PDF का मजा उठा सकते हैं। कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन होगी और गारंटी है कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला। सारे ही क्वेश्चन इस बैच से आपको मिलेंगे। तो फटाफट से एनरोल हो जाइए और हमारे साथ में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। तो चलिए आज के सेशन पर बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। अब यहाँ पर देखिए, आज के सेशन में जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं मॉक टेस्ट में। MS एक्सेस है, CPU शेड्यूलिंग है, नेटवर्किंग है, एक्सेल और पावर पॉइंट है, HTML वेब सर्वर प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने एड ऑन किए। तो चलिए देखते हैं हाउ मच यू स्कोर। स्कोर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे सेशन के बाद। Which of the following is not a type of relationship that can be applied in Access database? कह रहा है MS Access में इनमें से कौन सी रिलेशनशिप नहीं होती। 1 to 1, 1 to many, many to many या many to 1। सोचिए, MS Access डेटाबेस की बात हो रही है, DBMS की बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है MS Access। कौन सी रिलेशनशिप नहीं होती। 1 to 1 होती है, 1 to many भी होती है और many to many भी होती है, लेकिन many to 1 ये रिलेशनशिप नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। जैसे कि आपको इमेज से भी दिख रहा है कि 1 to 1, 1 to many और many to many है, लेकिन many to 1 नहीं। नेक्स्ट देखिए, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज इन MS एक्सेस। कह रहा है MS एक्सेस में अगर आपको फोटोज सेव करनी है या स्टोर करनी है तो किस तरीके के फील्ड टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइपरलिंक, OLE ऑब्जेक्ट, बोथ कैन बी यूज्ड, या इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इमेजेस इन MS एक्सेस। क्या होगा करेक्ट आंसर, सोचिए। बिल्कुल सही, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा OLE ऑब्जेक्ट। MS एक्सेस में जब भी इमेजेस, फोटोज इनको स्टोर करने की बात की जाती है तो हम लोग OLE ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर OLE की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। और OLE की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, दैट इज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, which is used to store photos in MS Access. Next question, guys.
विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसका यूज किया जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यूज किस पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी है जिसका यूज टाइम शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एफसीएफएस, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या राउंड रॉबिन। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राउंड रॉबिन को टाइम क्वांटम के नाम से भी जानते हैं। तो टाइम क्वांटम पर बेस्ड है राउंड रॉबिन टेक्निक, जहां पर हर एक प्रोसेस को स्पेसिफिक टाइम एलोकेट किया जाता है कुछ मिली सेकेंड के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन में उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड टाइम क्वांटम अप्रोच। तो टाइम की कभी भी बात होगी तो आंसर राउंड रॉबिन ही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बताइए ऐसी कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम का दावा करती है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को बनाने का मकसद ही यही है कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम डिक्रीज किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। और ये वादा कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करती है, बताइएगा। एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन या ऑन प्रायोरिटी बेसिस। क्या होगा करेक्ट वन? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जो ये वादा करती है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब वो प्रोसेस जो कम समय लेगा उसको पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, वो प्रोसेस जो ज्यादा समय लेगा सीपीयू के अंदर उसको बाद में एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये आपका मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम का यूज करती है। बेस्ट है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बताइए इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस आपको ऐसा दिख रहा है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बताइए मुझे। 12.0.0.1, 168.172.19.39 या 172.15.14.36 या 192.168.24.43। बिल्कुल सही, लास्ट वाला जो आपका आईपी एड्रेस है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कितने होते हैं। तो तीन रेंज में इसको डिवाइड किया गया है जो आपके सामने है। एक तो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, दूसरा 172 वाली रेंज आपको दिख रही है और तीसरा 192 वाली रेंज आपको दिख रही है। तो इसलिए आपका फोर्थ आंसर क्या हो गया, वैलिड हो गया। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है, एक ऐसा आईपी एड्रेस जो कोई राउटर किसी डिवाइस को एलोकेट करता है। तो नेटवर्किंग की जो डिवाइसेस होती हैं वो जब एड्रेस किसी डिवाइस को एलोकेट करती हैं, दैट पर्टिकुलर एड्रेस इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। समझ में आया? लिखा भी हुआ है नीचे, प्राइवेट आईपी एड्रेस इज द एड्रेस योर नेटवर्क राउटर असाइन टू योर डिवाइस। जो राउटर आपकी डिवाइस को एलोकेट करता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, TCP/IP model does not have dash layer, but OSI model have this layer। कह रहा है TCP/IP मॉडल हम लोग जानते हैं एक OSI मॉडल है और एक TCP/IP मॉडल है। TCP/IP मॉडल में 5 लेयर्स होती हैं, लेटेस्ट की बात करें, और OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। तो कह रहा है कि TCP/IP मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जो OSI मॉडल में देखने को मिलती हैं लेकिन TCP/IP में नहीं। TCP/IP में मिसिंग है वो लेयर्स। क्या होगा? सेशन ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन या नेटवर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दो लेयर आपकी ऐसी हैं जो TCP/IP मॉडल में एब्सेंट है, नहीं होती, लेकिन सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल में होती है। तो यहां प्रेजेंटेशन तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेशन लेयर इज द करेक्ट वन।
अब आप नीचे हमने जो इमेज लगाई है उसकी मदद से आप देख भी सकते हैं कि ये जो 5 लेयर्स की हम बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी मॉडल में, ये कौन कौन सी हैं। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिर एप्लीकेशन लेयर है। यानी सेशन और प्रेजेंटेशन, ये दोनों ही लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में एब्सेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आई होप कि यहां पर आपने आंसर सही दिया होगा। इसको जरूर याद रखिएगा कि ये 5 लेयर्स कौन सी हैं और कौन सी लेयर मिसिंग होती है टीसीपी आईपी मॉडल में। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में पहले 4 लेयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी होती हैं? 5 लेयर्स। नेक्स्ट, to automatically place your company logo at the same position on every slide you should use। बताइए, यहां पर बात हो रही है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट प्लेटफॉर्म। कह रहा है पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो को ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड में लाने के लिए क्या करना होगा? हैंडआउट मास्टर का यूज करना होगा, नोट्स मास्टर का यूज करना होगा, स्लाइड मास्टर, या ऑल ऑफ दिस। तो टोटल जो व्यूज होते हैं हमारे पास में वो कितने होते हैं? 5 + 3 8 व्यूज। टोटल व्यूज अगर हम काउंट करें तो देयर आर 8 व्यूज इन पावर पॉइंट, जिसमें अगर कंपनी लोगों की बात करें हर एक स्लाइड में अगर चाहिए तो स्लाइड मास्टर का यूज हम लोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? थर्ड होगा, दैट इज स्लाइड मास्टर। अब हमने यहां पर दिखाया भी हुआ है कि जब आप व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको नंबर ऑफ व्यूज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन व्यूज है, फिर उसके बाद मास्टर व्यू है। तो 5 आपके होते हैं प्रेजेंटेशन व्यू और 3 होते हैं आपके मास्टर व्यू। तो 5 + 3 कितने हो गए टोटल व्यूज? 8, जिसमें कि लोगों के लिए कौन सा यूज होता है? स्लाइड मास्टर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, Which of the following is an open source DBMS? 7th क्वेश्चन था, ये 8th क्वेश्चन है। बताइए, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? ओपन सोर्स का मतलब एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल हो, ऐसी डेटाबेस या सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स कैटेगरी में रखते हैं। तो ओपन सोर्स डीबीएमएस का एग्जांपल बताइएगा। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, या फिर ओरेकल। क्या लग रहा है व्हाट इज द करेक्ट वन? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा MySQL। ये हमारा ओपन सोर्स डीबीएमएस है और बहुत पॉपुलर भी है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 is used to hide the selected row? MS Excel 2019 में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी भी रो को हाइड करने के लिए यूज की जाती है? रो को हाइड करने के लिए कौन सी यूज करते हैं? Ctrl+1, Ctrl+5, Ctrl+9 या Ctrl+0? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा Ctrl+9 is used to hide the selected row। तो रो की बात करेंगे तो Ctrl+9 होगा, लेकिन अगर कॉलम की बात करेंगे और कॉलम को हाइड करना होगा तो Ctrl+0 होगा। ठीक, इसको याद रखिएगा और आई होप कि आपको ये पता होगा। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, MS Excel से आता हुआ। लेट्स से द कंटेंट ऑफ सेल A1, A2, B1, B2 आर 0, 0, A, 0 रेस्पेक्टिवली। तो 4 सेल हमें दिए हुए हैं A1, A2, B1, B2, और इसमें जो कंटेंट है वो क्या है? 0, 0, A0 है। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट A1 कोलन B2। A1 से लेकर B2 तक अगर सभी सेल को काउंट करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 4, 1, 0 या 3? बताइए। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि काउंट क्या करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। और यहां पर A1 से लेकर B2 तक सेल रेंज जो दी हुई है, इसमें नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 0 एक नंबर है, फिर 0 एक नंबर है, और लास्ट में 0 एक नंबर है। इसका मतलब 3 नंबर्स हमारे पास में गिवन है, तो A को इग्नोर कर देगा और 0, 0, 0 को क्या कर देगा? काउंट। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा।
क्या समझ में आया? फिर से देखिए, यहां पर ए क्या है? अल्फाबेट, जबकि 000 क्या है? नंबर्स। काउंट क्या काउंट करते हैं? नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 3। करेक्ट आंसर क्या है? 3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यूजिंग फंक्शन इक्वल्स टू काउंट रेंज इन बिलो एमएस एक्सेल गिव्स आउटपुट। तो यहां पर एक आपको स्क्रीन दिया गया है जिसमें कुछ सेल में कुछ डेटा एंटर है। आपको बताना है कि काउंट रेंज अप्लाई करने पर यहां पर क्या आंसर आपको मिलेगा, 21, 42, 7 या 5। तो अगेन वही काम आपको करना है जो अभी हमने आपको बताया कि काउंट क्या करता है? नंबर्स को काउंट करता है। रेंज का मतलब कि पूरे जहां पर डेटा है उसको ये सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। रेंज मतलब जहां तक इसको डेटा सेल में मिल रहा है वहां तक ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा और काउंट करके आंसर दे देगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 21, 42, 42, 21, 42, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 जगह पर नंबर्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज दी करेक्ट। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया काउंट का, कि काउंट सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होगा जरा आप ये भी देख लीजिए। जैसे ही हमने काउंट में रेंज लिखी, और वो रेंज हमने क्या लिखी? COUNT काउंट, देन B2 से D4 तक, है ना, सिलेक्ट कर लिया इस रेंज को हमने, और इसने आंसर क्या दे दिया? 5 दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके भी प्रैक्टिकल तरीके से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, among these which is not a valid count function in MS Excel। देखो, काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है काउंट के बेसिकली 4 तरीके के काउंट होते हैं। इनमें से कौन सा काउंट नहीं है? काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक या काउंट नंबर्स। कौन सा काउंट फंक्शन इनवैलिड है यहां पर, ये आपको बताना है। तो काउंट क्या करेगा? नंबर्स को काउंट करेगा, वैलिड है। काउंट ए का क्या मतलब होता है? काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी सेल में जो भी कुछ होगा वो काउंट कर लेगा। बस एम्प्टी सेल को छोड़कर सेल में जो भी होगा, नंबर्स होगा तो नंबर्स, अल्फाबेट होगा तो अल्फाबेट, वट एवर देयर इज, ये काउंट कर लेगा। दैट इज काउंट ए। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? कि जो ब्लैंक अगर कोई है उसको ये काउंट करेगा। यानी अगर पीछे वाले केस में हम बात करें तो यहां पर जितनी सेल हमारे पास में ब्लैंक थी, है ना, तो उसको ये काउंट करके दिखा देगा और आंसर दे देगा। तो काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट नंबर्स ये इनवैलिड है, ऐसा कुछ नहीं होता। काउंट इफ होता है, या काउंट इफ एस होता है। काउंट इफ का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में अगर हमें काउंट का यूज करना है तो काउंट इफ का यूज करेंगे। तो इसका मतलब काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ, ये 4 तरीके के आपके मेनली इंपॉर्टेंट काउंट फंक्शन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू MongoDB। MongoDB एक DBMS है ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट MongoDB के रिस्पेक्ट में क्या है? करेक्ट है। पहला है MongoDB is a NoSQL database। MongoDB used XML over JSON for data exchange। MongoDB is not scalable, या all of the above। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, MongoDB is a NoSQL database, बिल्कुल सही बात है। MongoDB स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NoSQL फॉर्म ऑफ डेटाबेस, करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, MongoDB used XML over JSON for data exchange। गलत हो गया, उल्टा हो गया। MongoDB यूज करता है JSON को ओवर XML, जबकि यहां पर पहले XML लिख दिया है, बाद में JSON। होना क्या चाहिए था? MongoDB uses JSON। फिर MongoDB is not scalable, ये भी गलत है। MongoDB कैसी है? स्केलेबल है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड क्या है? फॉल्स है। तो फर्स्ट इज द वैलिड वन। अब आप देख भी सकते हैं यहां पर एक आंसर हमने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है कि MongoDB सपोर्ट JSON फॉर्मेट, और JSON का मतलब क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट
ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन दैट इज कॉल्ड जेएसपी। समझ में आ गया? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मोंगोडीबी का। विच टैग विल एड रोज टू योर टेबल्स, HTML की यहां पर बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा टैग है जो कि ऐड करता है रोज को किसी टेबल में। तो टेबल में रोज को ऐड करने के लिए क्या होगा, बहुत सिंपल है, TR टैग का यूज करेंगे टू ऐड रोज इन अ टेबल। बिल्कुल सही, TR जो कि ओपन टैग और क्लोज टैग है, कुछ इस तरीके से यहां पर होगा। डेटा के लिए TD यूज करते हैं और TR यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, रो को इंसर्ट करने के लिए या रो को ऐड करने के लिए। और ऊपर टेबल ओपन होता है और टेबल टैग नीचे क्लोज होता है। तो इस तरीके से आपका टेबल काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। बताइए सबसे पहला पीसी कौन सा है या कौन सा था, उसका नाम बताइए। इनिएक, मार्क 1, ऑल्टेयर या सिद्धार्थ। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा ऑल्टेयर इज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। नो डाउट ऑल्टेयर इज द करेक्ट। तो आप देख सकते हैं जो पहला पीसी था वो कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसका नाम ऑल्टेयर 8800 कंप्यूटर था। क्या था? ऑल्टेयर 8800 कंप्यूटर। नेक्स्ट, नेम द ओपन सोर्स वेब सर्वर। ओपन सोर्स वेब सर्वर का नाम बताइए। देखिए ओपन सोर्स से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ओपन सोर्स डेटाबेस का नाम बताइए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, ओपन सोर्स ब्राउजर का नाम बताइए, है ना, कई सारे क्वेश्चन। तो ओपन सोर्स वेब सर्वर का नाम बताइए जरा। IIS, GWS, AWS या अपाचे। तो बहुत फेमस है टॉम कैट अपाचे सर्वर, जो कि आपका ओपन सोर्स वेब सर्वर है। दैट इज द करेक्ट वन। और सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, आप कह सकते हैं कि क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम किसका होता है, सर्वर का होता है या वेब सर्वर का होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत फेमस है IIS, जबकि अपाचे टॉमकैट ये आपका क्या है, दैट इज अ ओपन सोर्स वेब सर्वर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, which tag is used to insert images into your web page। ऐसा कौन सा टैग है जो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है वेब पेज पर, यानी HTML से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग है, IMG, IAMG, पिक या A। बहुत आसान है, IMG SRC का यूज हम लोग करते हैं फॉर टू इंसर्ट द इमेज इन दी वेब पेज, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, बहुत प्यारा सिंटैक्स है। IMG SRC, IMG क्या है, टैग का नाम है, SRC क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है, और आगे जो भी इमेज होगी उसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे .jpg के साथ में, तो ये एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद एट्रीब्यूट नेम देते हैं ऑल्ट के साथ, और इक्वल्स टू क्या करते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू देते हैं। तो आप दे भी सकते हैं एट्रीब्यूट नाम या वैल्यू, या नहीं भी दे सकते, है ना, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन IMG SRC के बाद में आपको यहां पर इमेज का एड्रेस देना होगा, फिर एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। दैट इज द ओवरऑल सिंटैक्स ऑफ द किसका, IMG का। तो इस पूरे को याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच टैग टेल वेयर अ लिंक स्टार्ट्स। कह रहा है ऐसा कौन सा टैग है जो ये बताता है कि अब हाइपर लिंक या लिंक स्टार्ट हो चुका है, या लिंक को ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ये बताइए। ए टैग, हाइपर टैग, बॉडी टैग या लिंक टैग। तो एंकर टैग इसे बोलते हैं, यानी ए टैग इज यूज्ड फॉर द लिंक पर्पस, फॉर हाइपर लिंक पर्पस। दैट इज द करेक्ट वन। तो यहां पर हमने एक सैंपल भी आपको दिखाया हुआ है कि HTML सबसे ऊपर, देन हेड, टाइटल, फिर हेडबंद, देन बॉडी। बॉडी के बाद में हमने क्या किया, AHRF का यूज किया, जो कि किसके लिए करते हैं, हाइपरलिंक के लिए। और हमने यहां पर क्या दे दिया, google.com का एड्रेस दे दिया। फिर हमने क्लिक हियर लिखा और इसको क्लोज कर दिया एंकर टैग को। तो अब क्या होगा, यहां पर क्लिक हियर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो हमें google.com पर रीडायरेक्ट करेगा।
फिर हमने ब्रेक किया, BR मतलब ब्रेक लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन पर आ गए, AHRF दिया और fb.com दे दिया, यानी facebook.com का एड्रेस दे दिया और क्लिक हेयर लिखा। तो यानी पहले क्लिक हेयर पर ये क्या करेगा, हमें गूगल पर रिडायरेक्ट करेगा और सेकंड क्लिक हेयर पर फेसबुक की वेबसाइट पर। तो हम AHRF की मदद से इसको कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड ऊप्स। ऊप्स का मतलब हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है, डेटा बाइंडिंग का यूज किया जाता है, इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि ये ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, बताइए। एंड्रियो फेरो, एडली गोल्डबर्ग, एलन के या डेनिस रिच्ची। तो डेनिस रिच्ची तो हो नहीं सकते, है ना, ये तो है फाउंडर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेनिस रिच्ची। एलन के इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फाउंडर कौन है, मिस्टर एलन के। नेक्स्ट, which was the first purely object oriented programming language developed। सबसे पहली, जबकि पहली के साथ साथ प्योरली भी लिखा गया है, यानी फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, C#, स्मॉल टॉक, जावा या C++, बताइए। बिल्कुल सही, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक हमारी फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लियर है। दैट इज द स्मॉल टॉक, जिसे स्मॉल टॉक 80 के नाम से जानते हैं, स्मॉल टॉक 80, ये इसका पूरा नाम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, देखते हैं आप में से कितने कैंडिडेट्स सही इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसलेट IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो IP एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा, किसमें, मैक एड्रेस में। ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी IANA या बर्न्ड इन एड्रेस। क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको, अच्छा स्कोर किया होगा अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसी तरीके से हम और भी सेशंस लेकर आएंगे टेस्ट के लिए, जहां पर एक बार आप अपने नॉलेज के लेवल को चेक कर पाएंगे और कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक से लेकर आएंगे। तो आज हमने आपको कुछ टॉपिक्स दिखाए जहां से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में कॉन्सेप्ट और सारे MCQs पढ़ना चाहते हैं तो आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा JOIT 939 का। आपको जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो टॉपिक्स की लिस्ट भी आपको दिख जाएगी, साथ में PDF भी यहाँ पर आपको मिल रही है, वीडियोस भी मिल रही हैं, लाइव सेशन भी है 8 PM पर जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, है ना बेस्ट। तो बिल्कुल आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। बाकी अरोड़ा एजुकेटर ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो कि इस बार 140 मार्क्स की आ रही है, यहाँ पर हमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है ना, मान के चलिएगा। क्योंकि देखिए GK जैसे सेक्शन में कुछ पता नहीं ना, वो समुंदर है, वहां आप पहले से एज्यूम नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके क्वेश्चन सही होंगे या नहीं। लेकिन कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में पकड़ बनाई जा सकती है। तो 140 में आप मान के चलिए हार्डली अगर आप 120-130 नंबर अगर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर है। और बस बल्कि हमें फुल आउट ऑफ फुल सोच के जाना है, तैयारी का लेवल इस तरीके से होना चाहिए। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक्स को पढ़िएगा, HTML से लेकर प्रोग्रामिंग बेसिक्स को ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग और HTML जैसे टॉपिक्स को पढ़ने के चक्कर में या वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट ऐसे टॉपिक्स पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, लेकिन बेसिक नहीं छूटना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि हमने कोई मेमोरी से क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर आप दे ही नहीं पा रहे, या प्रिंटर से हमने कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसका आंसर आप दे ही नहीं पा रहे। तो बेसिक पहले अपने स्ट्रॉन्ग करिए,
फिर उसके बाद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सभी टॉपिक्स को हम भी यहाँ पर कवर करवा रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, और मंडे टू मंडे टेस्ट भी ले रहे हैं। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।